हेलो क्लास। आज के इस हिस्टोरिकल सेशन में सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को खोलने जा रहे हैं जिसने लिटरली पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं अडॉल्फ हिटलर के उदय और पतन की, यानी एक डिक्टेटर, एक तानाशाह का पूरा सफर। इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल एक एकेडमिक लेंस से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझेंगे कि आखिर वो क्या कारण थे जिन्होंने इस डार्क हिस्टोरिकल फिगर को आकार दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के लेक्चर का रोड मैप देख लेते हैं। पहला, शुरुआती संघर्ष और प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा, राजनीति में प्रवेश और सत्ता का खेल। तीसरा, तानाशाही का दौरा। चौथा, दूसरे विश्व युद्ध की वो अहम गलतियां। और आखिर में अंतिम पतन। तो हमारे पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं। शुरुआती संघर्ष और प्रथम विश्व युद्ध, ऑस्ट्रिया से ट्रेंचेस तक। किसी भी ऐतिहासिक फिगर को समझना होना तो उसकी शुरुआत देखनी पड़ती है। 1889 में हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के एक बहुत ही छोटे से टाउन ब्राउना ऑम इन में हुआ था। उनके पिता एक सख्त कस्टम्स ऑफिसर थे और घर का माहौल काफी तनावपूर्ण रहता था। अब 1914 से पहले का फेज देखिए। वो असल में एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन वियना अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे एक नहीं बल्कि 2 बार रिजेक्ट कर दिया। वियना के इन्हीं दिनों में उसने एक्सट्रीम गरीबी देखी और शायद यहीं से यहूदियों और बाकी समुदायों के प्रति एक गहरी नफरत पैदा होनी शुरू हुई। फिर 1914 आया, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और वो जर्मन आर्मी में भर्ती हो गया। लेकिन 1918 आते आते जर्मनी युद्ध हार गया और शर्मनाक ट्रीटी ऑफ वर्साई पर साइन करने पड़े। इस डिफीट और शुरुआती फेलियर्स ने मिलकर एक ऐसी कड़वाहट पैदा की जिसने आगे चलकर पूरा इतिहास बदल दिया। जरा इन 2 अलग अलग स्थितियों को आसपास रखकर देखिए। एक तरफ आपके पास एक कंप्लीटली फेल्ड आर्ट स्टूडेंट है जो वियना की सड़कों पर एक्सट्रीम गरीबी झेल रहा है, जिसके सारे सपने टूट चुके हैं। और दूसरी तरफ वही इंसान प्रथम विश्व युद्ध की फौज में एक रनर यानी संदेशवाहक का काम कर रहा है, जिसे उसकी बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस जैसे बड़े सम्मान से नवाजा गया है। ये एक बहुत ही ड्रास्टिक शिफ्ट था उसकी लाइफ में। लेकिन जब 1918 में जर्मनी युद्ध हारा तो उसे लगा कि सेना की हार नहीं हुई है, बल्कि देश के अंदर बैठे गद्दारों और यहूदियों ने देश की पीठ में छुरा घोंपा है। और यही वो माइंडसेट था जो उसके आगे के हर कदम का आधार बना। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, राजनीति में प्रवेश और सत्ता नियंत्रण का रास्ता। युद्ध के बाद ना जर्मनी में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था। लोग नाराज थे, भूखे थे और ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अपमान के लिए किसी को ब्लेम करना चाहते थे। सत्ता तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाया गया। स्टेप 1, एक छोटी सी पार्टी में शामिल होना, जिसे हम जर्मन वर्कर्स पार्टी कहते हैं, जो आगे चलकर नाजी पार्टी बनी। स्टेप 2, 1923 में एक बगावत, बियर हॉल पुच, जिसके जरिए सरकार गिराने की कोशिश हुई, जो पूरी तरह फेल हुई और उसे जेल भेज दिया गया। स्टेप 3, जेल में वक्त बिताना, जहां उसने अपनी आत्मकथा लिखी। और फिर आता है सबसे गेम चेंजिंग स्टेप 4, 1929 की ग्रेट डिप्रेशन। जब पूरी दुनिया महामंदी झेल रही थी, बेरोजगारी चरम पर थी, तब लोगों की इस आर्थिक निराशा का फायदा उठाया गया। झूठे सपने और अग्रेसिव भाषण देकर एक छोटी सी पार्टी को जर्मनी की सबसे विशाल पॉलिटिकल फोर्स बना दिया गया। मैंने जेल में लिखी गई किताब का जिक्र किया था ना, वो किताब थी मैन काम्फ, जिसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। 1923 की उस नाकाम बगावत के बाद जब वो जेल में था, तब ये लिखी गई। देखिए, इस किताब की सिग्निफिकेंस समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक नॉर्मल बायोग्राफी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। इसमें खुलेआम नरसंहार वाले विचार और पूरी दुनिया पर कब्जा करने का एक डार्क ब्लूप्रिंट छिपा था। जो आगे चलकर हमने अत्याचार देखे, वो कोई सडन प्लान नहीं थे। उनकी नींव इस किताब के पन्नों में पहले ही सेट कर दी गई थी। चलिए मूव करते हैं तीसरे सेक्शन पर, तानाशाही का दौरा, संपूर्ण सत्ता। 1933 आते आते हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही समय के अंदर देश की सारी लोकतांत्रिक शक्तियां यानी पूरी डेमोक्रेसी को सिस्टमैटिकली खत्म कर दिया गया और एक नया टाइटल अपनाया गया, फ्यूरर। फ्यूरर का मतलब है सुप्रीम लीडर। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एब्सोल्यूट पावर का एक क्लियर सिंबल था। इसका सीधा सा मतलब था कि अब सरकार, पुलिस, कानून, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के हाथ में था। वहां अब लोकतंत्र का कोई नामो निशान नहीं बचा था। और क्लास, जब ऐसी एब्सोल्यूट पावर किसी गलत इंसान के हाथ में आती है तो उसका नतीजा बहुत भयानक होता है।
इस डिक्टेटरशिप का सबसे डार्क चैप्टर था हॉलोकॉस्ट। ये एक ऐसा सिस्टम ड्रिवन मशीनरी था जिसके तहत यहूदियों के तमाम अधिकार छीन लिए गए, उन्हें उनके घरों से निकालकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया और फिर लाखों मासूम लोगों की व्यवस्थित रूप से सिस्टमैटिकली हत्या की गई। इतिहास का ये हिस्सा हमें आज भी याद दिलाता है कि सत्ता का दुरुपयोग किस हद तक विनाशकारी हो सकता है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, दूसरे विश्व युद्ध की गलतियां, वैश्विक संघर्ष। देश के अंदर पूरी तरह कंट्रोल हासिल करने के बाद नजर गई बाहरी विस्तार पर। ट्रीटी ऑफ वर्साई के रूल्स को पूरी तरह तोड़ दिया गया, सेना को बढ़ाया गया और शुरू हुआ एक एक्सट्रीम मिलिट्री एक्सपेंशन। 1 सितंबर 1939 ये वो तारीख है जब पोलैंड पर हमला किया गया और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। शुरुआती जीत की स्पीड सच में डराने वाली थी। देखते ही देखते इस सेना ने फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम और डेनमार्क पर तेजी से कब्जा कर लिया। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे इस मिलिट्री फोर्स को रोक पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन थोड़ी देर सोचिए, एक ऐसी सेना जो पूरे यूरोप को रौंदती जा रही थी, वो अचानक पीछे कैसे हटने लगी? वो कौन सी फेटल गलती थी जिसने इस विशाल युद्ध की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी? एनी गेसेस? ये टर्निंग पॉइंट समझना इस पूरे हिस्टोरिकल टाइमलाइन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। वो फेटल गलती थी 1941 में सोवियत यूनियन यानी रशिया पर किया गया हमला। ये फैसला उस तानाशाह के पूरे सफर की सबसे बड़ी, सबसे डिजास्टर्स भूल थी। हमला तो उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से किया, लेकिन वहां उनका सामना दो ऐसी चीजों से हुआ जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। पहला, रशिया की हार्ड कंपाने वाली जानलेवा ठंड जिसमें जिंदा रहना ही मुश्किल था, और दूसरा एक बेहद मजबूत, लड़ाकू और डिटर्मिन्ड सोवियत सेना। इन दोनों फैक्टर्स ने मिलकर जर्मन आर्मी को ऐसी मार मारी कि उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। बस यहीं से गेम पूरी तरह पलट गया। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, अंतिम पतन, तानाशाही का अंत। जैसे ही युद्ध की दिशा बदली, इस विशाल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। जरा 1939 और 1945 की इन स्थितियों को कंपेयर करिए। कहाँ 1939 में जब सैन्य विस्तार अपनी पीक पर था और यूरोप लगातार जीता जा रहा था, और कहाँ 1945 का साल। कहानी पूरी तरह ऑपोजिट हो चुकी थी। एलाइड फोर्सेस, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया शामिल थे, उन्होंने देश को लिटरली चारों तरफ से घेर लिया था। जो साम्राज्य कल तक अनस्टॉपेबल लग रहा था, वो अब पूरी तरह क्रश हो चुका था, और अब बस बर्लिन पर आखिरी कब्जा होना बाकी था। इस डिक्टेटर के सफर का आखिरी वक्त आता है 30 अप्रैल 1945 को, जब बाहर रशियन सेना लगातार बॉम्बार्डमेंट कर रही थी और बिल्कुल बर्लिन के उस अंडरग्राउंड बंकर तक पहुंच चुकी थी। तब एलाइड फोर्सेस के हाथों पकड़े जाने की जगह उसने एक आखिरी रास्ता चुना। हिटलर ने अपनी पत्नी ईवा ब्रॉन के साथ उसी बंकर में आत्महत्या कर ली, और इसी के साथ इतिहास के सबसे डार्क, सबसे डिस्ट्रक्टिव और खौफनाक चैप्टर्स में से एक का आखिरकार अंत हो गया। तो क्लास, हम अपने एक्सप्लेनर के अंत पर आ गए हैं, लेकिन सेशन रैप अप करने से पहले मैं आप सबको एक बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल देकर जाना चाहती हूँ। भले ही इस तानाशाह का सफर एक अंधेरे बंकर में खत्म हो गया, लेकिन इतिहास आपसे इस एब्सोल्यूट पावर के तेजी से हुए उदय के बारे में क्या याद रखने की मांग करता है। सोचकर देखिए, जब ऐसी बेलगाम शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती है, तो आम लोगों को उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ती है। इन सवालों पर खुद विचार कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज के इस हिस्टोरिकल विश्लेषण से आप सबको इस कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन को आसानी से समझने में मदद मिली होगी। इतिहास को बस पढ़िए मत, उसे इस तरह एनालिटिकल लेंस से समझने की कोशिश करिए। आज के लेक्चर में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।